हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिर्फ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सिर्फ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिंदी का थर्ड लेक्चर। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर वर्ण तालिका वर्णमाला का क्विक ओवरव्यू देखा था, जिसके अंदर हमने स्वर और व्यंजन को डिटेल में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमारा सेकंड लेक्चर था डिटेल में स्वर पे और कुछ बेसिक्स थे हमारे व्याकरण के। ठीक है, उसके अंदर हमने खड़ी पाई क्या है, शिरोरेखा क्या है, पंचमाक्षर क्या है, नुक्ता क्या होता है, ये सब चीजें हमने सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। ये है इसी सीरीज में थर्ड लेक्चर और वर्ण तालिका वर्णमाला पे हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में व्यंजन को और कुछ जो रिमेनिंग थिंग्स हैं हमारी जो बच गई हैं वो सारी चीजें भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, आगत, संयुक्त व्यंजन क्या होता है। इसके अलावा यदि बात करें हम ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, वैदिक व्यंजन, आगत व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, मतलब कि पूरा व्यंजन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं व्यंजन से। तो सबसे पहले समझना है हमें व्यंजन, व्यंजन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं व्यंजन को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, संस्कृत में व्यंजन को ही बोलते हैं हम हल। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, जैसे हमने स्वर के अंदर पढ़ा था कि स्वर क्या बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर। ठीक है, लेकिन जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, यदि बात करें स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, क्योंकि स्वतंत्र रूप से कौन बोले जाते थे, हमारे स्वर, जैसा कि हमने इसकी सेकंड लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर किया था। ठीक है, जैसे बात करें हम व्यंजन की, तो व्यंजन में एक व्यंजन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क। हमने क बोला तो क कैसे मिलके बना है, क हमारा क हलंत प्लस अ से मिलके बना है। ठीक है, इसका मतलब क हलंत क्या है, ये व्यंजन, अ क्या है हमारा स्वर, मतलब कि स्वर के मेल से बनते हैं। जैसे जिया, जिया कैसे बनता है, ज हलंत और हमारा क्या आ जाएगा, इया। यदि इया के नीचे हलंत लगा दी क्योंकि व्यंजन है, तो इया भी हमारा इया हलंत प्लस अ से मिलके बना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा व्यंजन और ये हो जाएगा हमारा स्वर, तो इनसे मिलके बना है। इसका मतलब व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। यदि बात करें हम कितने टाइप के होते हैं व्यंजन, तो लेखन के आधार पर तो व्यंजनों की संख्या है 39। ठीक है, जैसा कि हमने इस टेबल के अंदर देखा था। ठीक है, यदि बात करें उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या, या पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कुल व्यंजनों की संख्या और ऑप्शन में 33 ना हो, तब हम क्या करेंगे, तब तो हम लगाएंगे ऑप्शन 39। लेकिन ऑप्शन में यदि हमारा 33 मेंशन है तो फिर लगाएंगे हम 33। ठीक है, तो कितने होते हैं, लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या पूछे तब भी 39, कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तब भी 39, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 33। ठीक है, और यदि हमारा कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तब भी हमारे 33 आएंगे। ठीक है, अब 33 कुल व्यंजन कैसे बनते हैं, तो कुल व्यंजन के अंदर हम एक तो वर्गीय व्यंजन, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उन्हें काउंट करेंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हमारी, 25। ठीक है, उसके बाद ऊष्म व्यंजन शाखा साह 4, ये हो गए। अंतस्थ व्यंजन येर अलावा, ठीक है, ये हो गए हमारे 4, तो कितने हो गए 33। तो ये होते हैं हमारे मूल व्यंजन। ठीक है, तो मूल व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, मूल व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के, और कितने होते हैं, कुल कुल होते हैं 33। जैसे हमने स्वर देखा था ना प्रीवियस वीडियो के अंदर, स्वर कितने होते हैं, स्वर कुल कितने होते हैं हमारे 11। ठीक है, लेकिन मूल स्वर कितने थे हमारे 4। ऐसे व्यंजन कुल कितने होते हैं 39, मूल व्यंजन कितने होते हैं 33, जिसके अंदर स्पर्श व्यंजन 25, ऊष्म व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4, टोटल हो गए हमारे 33। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें हम व्यंजनों के प्रकार, तो व्यंजनों के प्रकार यदि कुल टोटल जो 39 है वो 39 कैसे बने वो देखते हैं अब। तो 39 में यदि देखें हम, बात करें सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, इन्हीं वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है, ये कितने थे 25। फिर अंतस्थ व्यंजन, हम ये हमने मूल व्यंजन के अंदर भी देखा, अंतस्थ व्यंजन था और ऊष्म व्यंजन, ये तो हो गए मूल व्यंजन, कितने हो गए 33। ठीक है, 25 प्लस 4 प्लस 4 कितने हो गए 33, तो ये है मूल व्यंजन। अब जब हम बात करते हैं हम कुल व्यंजन की, तो उसके अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा, संयुक्त व्यंजन भी काउंट करेंगे हम। ठीक है, और आगत व्यंजन जो डर है, आगत व्यंजन, इन्हें भी इसके अंदर हम काउंट कर लेंगे, तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे। कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39। ठीक है, तो 39 कैसे होती है ये भी देख लिया, 25 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, तो कितना हुआ इक्वल टू 39। तो ये है हमारी कुल व्यंजनों की संख्या। ठीक है, और यदि बात करें स्पर्शी, जैसे हमने स्पर्शी देखा कितने हैं 25, इसे देखेंगे हम टेबल के माध्यम से, लेकिन अभी यहां देख लो स्पर्श व्यंजनों की संख्या, वर्गीय व्यंजनों की संख्या होती है 25। लेकिन पूछा जाए मूल स्पर्श व्यंजन,
तो मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 16, क्योंकि इसमें हम पंचमाक्षर को निकाल देते हैं और जो हमारा कचट तप का पे वाला भाग है, पे वाला जो वर्ग है, इसे भी निकाल देते हैं। तो 25 में से कितने गए? 25 में से हमने 9 हटा दिए, तो कितने बचे? 16। वो देखेंगे हम टेबल के माध्यम से आगे। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि कुल व्यंजनों की संख्या, ठीक है, तो 39 थी। उसमें दो यदि हम जो हमारे उच्छित या आगत व्यंजन है, उच्छित या द्विगुण व्यंजन है, उन्हें भी यदि ऐड कर दिया जाए तो कितने हो जाएंगे कुल? ये कुल हो जाएंगे फिर हमारे 41, जैसा कि आप यहां देख सकते हो। 39 कुल व्यंजन प्लस 2 और जोड़ दो उच्छित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे हमारे? 41। ठीक है, फिर उसके बाद यदि बात करें व्यंजनों के प्रकार, जैसा कि हमने देखा अभी डिटेल में, तो क्या होगा? स्पर्श व्यंजन, इन्हें किस नाम से जानते हैं? वर्गीय व्यंजन। ठीक है, दूसरा क्या था? अंतस्थ व्यंजन, यर अलावा। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन, शाखा साहा। ठीक है, फिर आगत व्यंजन। ठीक है, तो आगत व्यंजन 2 होते हैं हमारे, ढ। ठीक है, उसके बाद यदि संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। तो टोटल कितने हुए? यदि टोटल की बात करें तो कितने? 25, 25 4 29, 29 4 33। तो कितने हो गए? ये हो गए हमारे कुल व्यंजन। कितने होते हैं? वो मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। 33 2 35, 35 4 39। तो 39, 39 कितने होते हैं? 39 होते हैं कुल व्यंजन। और व्यंजन के कुल प्रकार कितने हुए? 5। यदि पूछे मूल टाइप कितने हैं व्यंजनों के, तो तब आता हमारा 3। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या की बात करें तो लेखन के आधार पर कितने हैं? जो कुल व्यंजन है वही लेखन के आधार पर हमारे प्रकार हैं। तो लेखन के आधार पर कितने हो गए हमारे? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। यही होते हैं हमारे लेखन के आधार पर टाइप। तो कितने हुए हमारे? 5 टाइप होते हैं लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या। कितनी होती है? वो होगी 39। ठीक है, अब आते हैं हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किन्हें बोलते हैं? इसे वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि वर्ग है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, इस तरीके से। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं वर्गीय व्यंजन? जैसा कि हमने देखा था अभी, वर्गीय व्यंजनों की संख्या। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी थी? 25, जो कि आप यहां देख सकते हो। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। कचट तप बोलते हैं। क्या है इसकी ट्रिक? कचट तप। इस टेबल के अंदर देख सकते हो आप। ठीक है, यदि वर्ग के फॉर्म में देखें तो क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग और हमारा क्या आ जाएगा? अंगा। ठीक है, तो ये है जिसे पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो 25 है। तो इसका मतलब स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या होगी हमारी 25। ठीक है, कुल व्यंजनों की संख्या। ठीक है, लेकिन मैंने बोला था मूल स्पर्श व्यंजन, मूल वर्गीय व्यंजन, तो उसमें हम क्या कर देंगे? उसके अंदर से हम निकालेंगे कौन से? जो पंचमाक्षर है। पहले तो पंचमाक्षर निकाल दो, तो ये वाले वर्ग आ जाएंगे बाहर। दूसरा क्या है? प वर्ग निकाल दो। ठीक है, तो कितने बचे इन्हें निकालने के बाद? इसके निकालने के बाद हमारे बचे 16। तो 16 कौन से? ये वाले। तो अब पूछा जाए आपसे मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या, ये इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर, क्योंकि हम इसके बाद, क्योंकि हमारा ये लास्ट लेक्चर है वर्ण तालिका पे डिटेल में। ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो वर्ण तालिका से पूछा गया हो किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे वो यूपीएससी, यूपीपीसीएससी क्यों ना हो। ठीक है, जो इससे बाहर आए, जहां हमारा इंग्लिश, वो हिंदी एज ए सिलेबस मेंशन है और उसके अंदर कोई क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस हम कवर कराएंगे। उसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, मतलब कि पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट वीडियो होगा वर्ण तालिका के, ये जो सीरीज है हमारी। ठीक है, मतलब कि पूरी हिंदी की सबसे बेस्ट सीरीज होगी। यदि आपको अच्छी ना लगे तो पैसे वापस, जो कि हमने लिए ही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जोक्स अपार्ट बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यदि बात करें वर्गीय व्यंजन, तो वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या बताइए मैंने कितनी? 25। यदि बात करें मूल व्यंजनों की, मूल स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या, जैसा कि आप इस टेबल के अंदर देख सकते हो, कितनी है हमारी? 16। तो मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 25। ठीक है, यदि बात करें स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन की बात करें तो उदय कहां से? जीभ से टकराने के बाद होता है। इन्हें क्या बोलते हैं हम? उदित व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन। ठीक है, मतलब कि उच्चारण करते समय वायु को टकराकर कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ को छूते हुए निकलती है इसमें। जैसे कि हम देखेंगे आगे डिटेल में क्या होते हैं हमारे तालुवर्ण, कंठीय, मूर्धन्य, दंत, दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ या खाली ओष्ठ,
वत्सर्य, ये क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे, लेकिन स्पर्श व्यंजन देखते हैं अभी हम। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन देख लिया हमने, कितने कुल होते हैं 25, मूल कितने होते हैं 16। उसके बाद यदि बात करें अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन यर लव होते हैं। ठीक है, मतलब कि उच्चारण किससे होता है, अंतःकरण से होता है इनका उच्चारण। ठीक है, मतलब कि यदि उच्चारण की बात करें कहां से होगा, हमारा अंतःकरण से उच्चारण होगा। उच्चारण बिना जीव की क्रिया के ही हो जाता है अंतस्थ व्यंजन का। ठीक है, मतलब कि यदि बात करें अंतस्थ का अर्थ क्या होता है, तो अंतस्थ का अर्थ होता है भीतर रहने वाला। ठीक है, यदि बात करें हम अंदर ही अंदर बोले जाने वाले जितने भी हमारे व्यंजन है उन्हें क्या बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि उच्चारण में जीवा विशेष सक्रिय नहीं होती है इसके उच्चारण में, तो क्या होगा, इसमें जो हमारी जीवा है वो विशेष रूप से सक्रिय नहीं होती है जब हम इनका उच्चारण करते हैं, ये रे ले वे। ठीक है, अब यदि बात पूछा जाए आपसे अर्ध स्वर व्यंजन किसे बोलते हैं। ठीक है, अर्ध स्वर व्यंजन मतलब कि स्वर की तरह भी ट्रीट करते हैं, जैसा कि मैंने स्वर वाले लेक्चर के अंदर आपको कवर कराया था कि कोआ, कोआ आ गया, को वा बोलेंगे वा आ गया, तब भी ये क्या है, बिल्कुल एक तरीके से इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं हम इन्हें। ठीक है, कोआ हो गया, जैसे गया, एक तो गया यह यूज हो गया। ठीक है, और गया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अ यूज कर लिया हमने। ठीक है, तो वो भी सही है। गए, ए यूज कर लिया, तो ये क्या है, स्वर भी यूज कर रहे हैं, और गए लिखते ये के साथ तब भी हमारा उसे यूज कर सकते थे। इसका मतलब ये और वह हमारे स्वर की तरह भी ट्रीट होते हैं, स्वर की तरह भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, इन्हें बोलते हैं हम क्या, अर्ध स्वर। ठीक है, तो अर्ध स्वर की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएंगे हमारे अर्ध स्वर। ठीक है, कौन कौन, यह और वह, इन्हें अर्ध स्वर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, और यदि बात करें इन्हें क्या बोलते हैं हम, संघर्षहीन व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये आधे स्वर और आधे व्यंजन है। ठीक है, क्या बोलते हैं, संघर्षहीन। संघर्षहीन व्यंजन भी किसे बोले जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन को ही। ठीक है, यदि बात करें य र ल व में य और वे तो हो गए अर्ध स्वर। रे, रे, जैसे ले की बात करें, ले लूठित नहीं है, बस ऐसे याद रखना है, ले लूठित नहीं है, पासविक है। ठीक है, लेकिन जो रे है वो लूठित है, तो रे लूठित, ले पासविक, मतलब की बात करें ले लूठित नहीं है, पासविक है, रे लूठित है। और ये और वे हमने अभी देखा था क्या है, हमारे अर्ध स्वर है, ये भी याद रखना है। उसके बाद बात करें उच्चारण वर्णमाला के बीच, अर्थात मतलब कि स्वर और व्यंजनों के बीच होता है। जैसे जैसे अब मैंने अभी बताया था, गई, गई यहां पे यह यूज हुआ जो कि व्यंजन है, जबकि गई यहां पे ई यूज हुई जो कि हमारा स्वर है, तो इंटरचेंजेबली हम इसको यूज कर लेते हैं। कोवा, कोवा यहां वे यूज हुआ जो कि व्यंजन है, कोआ यहां पे आ यूज हुआ जो कि स्वर है। ठीक है, तो ये यूज हो रहे हैं ना एक दूसरे के, इसका मतलब इसी वजह से क्या बोलते हैं, हमारे क्या अर्ध स्वर व्यंजन बोलते हैं, किसको, यह और वह को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन में जैसा कि मैंने अभी बताया डिटेल में, क्या क्या होगा, य र ल व, पर हमें यह भी पता होना चाहिए, य र ल व में हमने जैसे यह देखा, यह क्या था, यह और वह, अभी देखा था हमने, यह और वह क्या थे, ये थे अर्ध स्वर, जबकि ल क्या था, पार्श्विक, और रे क्या था हमारा, लूठित। ठीक है, इसके अलावा भी यदि यह ध्वनि की बात करें तो ये कहां से बोला जाता है, तो यह होता है हमारा तालव्य। अब ये देखेंगे हम आगे, तालव्य क्या होता है, तालु होता है मुंह की भीतर की छत का अगले भाग पे जब हमारी जीवा टकराती है, तो ऐसे स्वरों को बोलते टाइम, इनके उच्चारण के टाइम पे, ठीक है, जब हमारे भीतर की छत के अगले भाग पर टकराती है जीवा, तो ऐसे जो स्वर है या व्यंजन है उन्हें क्या बोलते हैं, तालव्य या फिर तालु। ठीक है, जैसे यदि व्यंजन की बात करें तो से, जो सलजम वाला से है, या फिर ये, ठीक है, ये क्या है, हमारे तालव्य हैं। ठीक है, यदि बात करें ले है दंत। ठीक है, मतलब कि दंत का मतलब हुआ दंत या वत्सर, ये नाम से जानते हैं इन्हें, दंत प्लस मसूड़ा, मतलब दंत मूल ही कहते हैं वैसे तो इन्हें। ठीक है, तो ये होंगे हमारे दंत। बात करें हमारा र क्या है, र है मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब क्या हुआ, जब भीतर की छत का अगला भाग, हमारी जो जीवा है कहाँ टकराएगी, हमारे भीतर की छत के अगले भाग पर टकराती है। जैसे स, जो स होता है ना हमारा, स षटकोण वाला, ठीक है, तो वो भी हमारा मूर्धन्य है, जबकि र यहाँ पे र भी हमारा क्या है, मूर्धन्य है। ठीक है, या फिर कभी कहीं कहीं मेंशन होगा हमारा क्या, वत्सर्य, लेकिन रे के अंदर देखें तो रे मूर्धा के अंदर ही आएगा। ठीक है, वे की बात करें तो वे क्या है, वे बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत ही बार। ठीक है, जब हम क्वेश्चन कराएंगे कम से कम 10 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, दंतोष्ट। तो वे जो हमारा व्यंजन है ये दंतोष्ट व्यंजन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अब यदि बात करें हम लूठित, तो जैसा मैंने बताया था, ले लूठित नहीं है, बस इतना याद रखना, ये ट्रिक से आपको रिमेंबर आ जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए। ले लूठित नहीं है, पासविक है, बस इतना याद रखना है।
है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्श्विक व्यंजन है वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा ले, यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन रे जो बचा, क्योंकि रे ही बचा, ये और वे तो हो गए हमारे अर्धस्वर, ले हो गया हमारा पार्श्विक, तो बचा क्या, रे। तो रे होगा हमारा लूठित या प्रकाम्पिक। तो रे जो हमारा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, वो क्या है, वो है लूठित या प्रकाम्पिक, मतलब कि उच्चारण में जीव लुंठित या फिर प्रकाम्पिक होती है। बात करें पार्श्विक में, तो उच्चारण में जीव तालु को स्पर्श करे, परंतु जो हमारा पार्श्व है, जो मतलब कि यदि तालु को स्पर्श करते हुए बगल से निकल जाती है हमारी हवा, बोलते हैं ना पार्श्विक गायिका, जो हमारी लता मंगेशकर थी पार्श्विक गायिका थी ना, तो इसका मतलब क्या है, जो मतलब कि साइड, मतलब कि एक तरीके से गा सामने कोई और दिखाई देगा, ठीक है, साइड से गा कोई और रहा है, ठीक है। इसका मतलब सेम ऐसे ही यहाँ पे जीव तालु को स्पर्श करते हुए, लेकिन जो हमारी एयर है वो हमारी साइड से पास हो जाती है इसके केस में। तो ये क्या होंगे, इन्हें बोलते हैं हम लय लूठित नहीं है, हमारा क्या है, पार्श्विक है, जबकि रे हमारा लूठित है, लूठित को ही बोलते हैं हम प्रकाम्पिक, ठीक है। तो ये हो गया अंतस्थ व्यंजन, हमने देख लिया। यह कैसा है हमारा, ये और वह, वैसे तो यह तालव्य है, वह दंतोष्ठ है, यह हमारा क्या है, यह तालव्य है, वह दंतोष्ठ है, लेकिन इन दोनों को हम बोलते हैं अर्धस्वर। लय हमारा लूठित नहीं है, इसका मतलब प्रकाम्पिक, या लूठित नहीं है मतलब कि पार्श्विक है। रे, रे हमारा क्या है, हमारा मूर्धन्य। और वैसे यदि बात करें तो वैसे क्या है, लूठित या प्रकाम्पिक है, ठीक है। तो ये बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, इस वजह से इस पर ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन, तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं या संघर्षी व्यंजन, मतलब कि संघर्ष करते हुए निकलते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, इसलिए इन्हें बोलते हैं संघर्षी व्यंजन, जैसा कि आप यहाँ पे मेंशन देख सकते हो, ठीक है। मतलब कि इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत की गई है, इतनी मेहनत तो कच्चा पापड़ पक्का पापड़, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसे बनाने में भी नहीं की गई होगी। हाँ, वही कहना चाह रहा हूँ मैं, कच्चा बादाम पक्का बादाम, ठीक है। यदि बात करें हम उच्चारण, एक प्रकार की रगड़ या संघर्ष, मुख से ऊष्मा निकलती है इसके केस में। उच्चारण होता है जिस टाइम पे थोड़ा क्या होता है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और मुख से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है इसके केस में। ना तो बोल के देख लो कोई भी ऊष्म व्यंजन, जैसे सा ख स ह, सा ख स ह, ठीक है। आगे हाथ लगा लो मुख के, ठीक है, और बोल के देखो, तो आपको कुछ एयर लगेगी, मतलब एक ऊष्मा सी निकलेगी मुख के अंदर से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये ऊष्मीय व्यंजन और संघर्षी व्यंजन, ठीक है। बात करें उच्चारण करते समय मुख से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है। कोई से भी जितने भी हमारे ऊष्म व्यंजन है सभी को बोल के देख लो। अब यदि इसके अंदर भी बात करें, जैसा कि हमने देखा ऊष्मा तो उच्चारण में क्या होगी, इससे हीट निकलेगी, ठीक है। यहां भी देख सकते हैं इससे क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। लेकिन इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए स ख स ह, स ख स ह, ठीक है। तो यदि बात करें इसके अंदर भी जो स ख स ह, इन्हें हम अघोष या फिर महाप्राण क्या बोलते हैं, अघोष या फिर महाप्राण। लेकिन यदि बात करें हम इसी के केस में हमारे है की, तो है हमारा संघर्षीय या फिर हमारा महाप्राण। ये आगे हम देखेंगे, इसे स्वयंत्रमुखी भी बोलते हैं। क्या है को बोलते हैं स्वयंत्रमुखी या काकल्य वर्ड। तो क्या है, काकल्य व्यंजन भी है, स्वयंत्रमुखी व्यंजन भी है, और संघर्ष ये और महाप्राण भी है, ठीक है। लेकिन स ख स क्या है, अघोष और महाप्राण। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा इसी को डिटेल में कवर किया है। स, जैसे हमने अंतस्थ व्यंजन को देखा था ऐसे ही से देखा है। स कैसा वर्ग है, व्यंजन है हमारा, स हमारा व्यंजन है तालव्य, जबकि ये स सपेरे वाला दंत, स षटकोण वाला मूर्धन्य, ह हमारा क्या है, कंठ है, ठीक है। तो यदि बात करें है कोई, जैसा कि मैंने अभी बताया था, है क्या है हमारा स्वयंत्रमुखी भी बोलते हैं और काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं है को, ठीक है। यदि बात करें स स स स, ठीक है, ये है क्रम यूज करने का। आपने बहुत सारे वर्ड भी देखे होंगे, जैसे शासन, ठीक है, यहां पे देख सकते हो शासन, शासक, प्रशंसा, नृशंस, शोषण, शीर्षक, शेष, विशेष। तो इनका क्रम यही है, पहले आएगा से सलजम वाला, फिर से सपेरा वाला, फिर उसके बाद यदि पहले सलजम वाला फिर सपेरा वाला, और तीसरा क्या है हमारा, षटकोण वाला। तो ये यही क्रम है इसका यूज करने का, प्रयोग करने का, ठीक है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसा कि अब आप यहां देख सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, उपसर्ग लगने पर इसका क्रम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो पहले से आ जाएगा हमारा जो हमारा सपेरे वाला है, फिर सलजम वाले का प्रयोग होता है, जैसे कि देख सकते हो आप अंश, अंश, जहां अंश जो हमारा सलजम वाला है इसका मतलब है भाग, और अंश जो सपेरे वाला है इसका मतलब है कंधा। जैसे सकल और सकल, जैसा कि हमने सकल तो बहुत बार सुना है, सारा, ठीक है। और सकल जो सलजम वाला है
उसका क्या होगा, वो होगा खंड। ठीक है, यदि बात करें हम सर, तो सर का मतलब बाण और दूसरा सर का मतलब होता है हमारा तालाब। ठीक है, ऐसी शंकर, शंकर का मतलब महादेव, और शंकर जो हमारा सपेरे वाला है ये है मिश्रित। तो ये हम देख सकते हैं डिफरेंट, मतलब कि कुछ अपवाद भी हैं, जब हम उपसर्ग लगा देते हैं तो इसका क्रम बदल जाता, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। वैसे यदि इसका मेन क्रम की बात करें तो क्रम हम हमेशा ये यूज करते हैं, स सलजम वाला, स सपेरा वाला और स षटकोण वाला, इसी क्रम में यूज करते हैं। ठीक है, स ख स। ठीक है, ये क्या है, हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, जबकि है क्या है, हमारा स्वयंत्रमुखी और काकिल्य व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद यदि नेक्स्ट बात करें तो संयुक्त व्यंजन। ठीक है, मतलब कि दो अक्षरों के मेल से जब हमारा कोई अक्षर बनता है, मतलब कि कोई वर्ण बनता है, तो क्या बोलेंगे उसे, उसे बोल देंगे हम क्या, संयुक्त व्यंजन। जैसे दो व्यंजनों का योग होता है इसमें, इसे क्या बोलते हैं, आगे देखेंगे, गुच्छ, युग्मक, द्वित व्यंजन। ठीक है, तो वो भी द्वित व्यंजन वाला, जैसे हमने पहले हम बोला करते थे कुमार, अब बोलते हैं कुम्हार। पहले बोलते थे हम आला, अब बोलते हैं आल्हा। ठीक है, तो ये हिंदी की जो नव विकसित व्यंजन है हम उन्हें भी देखेंगे आगे। ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं हम इनकी संख्या कितनी होती है संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। पहला आता है छ, कक्षा वाला। ठीक है, ये क हलंत प्लस स षटकोण वाला, इससे मिलके बनता है। ठीक है, यदि स को भी अलग लिखेंगे तो स हलंग प्लस क्योंकि क्या है, हमने देखा था शहीद स्वर है, सबके साथ आता है। फिर उसके बाद दूसरा संयुक्त व्यंजन है हमारा क्या, त्र, मतलब कि त हलंत प्लस र से मिलके बनता है। ठीक है, फिर है ज्य, मतलब कि ज प्लस इया। उसके बाद है स्र, स सलजम वाला, हलंत प्लस र, इससे मिलके बनेगा। तो कितने हुए हमारे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन मेनली कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा भी देखेंगे, जैसे युग्मक या द्वित व्यंजन या गुच्छ व्यंजन। ठीक है, जैसे सेम सेम है तो बोल देंगे जैसे दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली किसका एग्जाम्पल है, दिल्ली किसके अंदर आ जाएगा हमारा, जब सेम हो, जैसे बच्चा, अड्डा, 70, 80, 90, इक्का, ये सब में आ रहा है ना। जैसे मैंने बोला पक्का, क क्या हुआ, क का युग्मक है यहाँ पे। ठीक है, मैंने बोला बच्चा, च का युग्मक, अड्डा, ड का युग्मक, 70 त का युग्मक, 80 स का युग्मक, 90 ब का युग्मक, इक्का क का युग्मक। ठीक है, दिल्ली ल का युग्मक। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं युग्मक व्यंजन या फिर द्वित्व व्यंजन, जो यहाँ पे देख सकते हो आप ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये क्या है हमारा द्वित्व व्यंजन, भी सेम जानते हैं द्वित्व व्यंजन के नाम से भी। ठीक है, इसके अलावा यदि संयुक्त व्यंजन की बात करें तो जैसा कि मैंने बोलता, जैसे राष्ट्रीय स षटकोण वाला क्या है, और उसके बाद ट के साथ है। विख्यात ख और ये, लक्ष्य छ और ये संयुक्त आ रहे हैं ना, तो इन्हें बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जो कि हमारे क्या होते हैं, जिनका हम स्वतंत्र प्रयोग करते हैं, तो ये संयुक्त व्यंजन है। लेकिन जब रिपीट कर जाएं तब बोलते हैं द्वित्व व्यंजन, गुच्छ व्यंजन या फिर युग्मक व्यंजन, जैसा कि आप यहाँ पे मेंशन देख सकते हो। ठीक है, मतलब कि उच्चिन व्यंजन, जिसमें यदि द्विगुण उच्चित व्यंजन की बात करें तो उसमें क्या क्या बताया था मैंने, ड ढ बताया था। ठीक है, तो ये उससे अलग आएंगे, इसमें ये द्वित है, द्वित, गुच्छ या युग्मक। ठीक है, जब सेम रिपीट कर जाए तब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन, कोई कैसे लिखते हैं हम, किस तरीके से आया, हमने इंग्लिश से रिलेट करके देखा है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम जानते हैं, इंग्लिश में किस तरीके से लिखा जाता है इसको, इंग्लिश में लिखा जाता है KSH, क मतलब कि क हलंत के साथ। यदि खाली क होता तो के और ए के तरह लिखा जाता, लेकिन स की बात करें SH लिखा जाता है हमारा षटकोण वाला। ठीक है, तो ये हो गया जैसे इंग्लिश में लिखा गया, इंग्लिश से हमने इसकी हिंदी ट्रांसलेट कर दी। त्र की बात करें तो TRA लिखा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, मतलब कि इंग्लिश में TRA लिखा जाता है, तो यहां भी क्या होगा हमारा मेंशन, ये TRA, और टी को क्या लिखेंगे, त हलंत के साथ। लेकिन TA होता तब लिखते त, र हलंत के साथ होता तब लिखते खाली R, लेकिन क्योंकि र हमारा बिना हलंत के है तो RA आएगा। ठीक है, तो पता चल गई। त्र को कैसे लिखेंगे हम हिंदी में। फिर आते हैं ज्या, तो ज्या बोलते हैं हम इसे, ज्ञानी बोलते हैं, ज्ञा नहीं, ये होता है ज्या। तो ज्या में JYA, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। जे बिना ए के है, इसका मतलब हलंत आएगा। यदि बिना हलंत के होता तो क्या आता, JA आता। ठीक है, फिर इया। ठीक है, ये क्या है, इया, तो इया क्या है, इया होता है YA, तो ये हो गया जिया। उसके बाद श्रेय की बात करें तो श्रेय से लिखते हैं इंग्लिश में SHRA, तो SHRA लिखते हैं। तो पहले क्या आएगा, SH के लिए क्या आएगा, से। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें से, ये गलत है। ठीक है, ये गलती से हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आएगा हमारा कौन सा, ठीक है, से आएगा हमारा है सलजम वाला, और क्या आएगा फिर र। ठीक है, तो रे सलजम वाले के लिए भी SH आएगा, और रे के लिए तो RA आएगा ही, क्योंकि बिना हलंत के है। हलंत के साथ आता तो खाली R आता।
ठीक है, तो ये आ गया, हमने देख लिया श्रेय कैसे लिखा जाएगा। तो जो संयुक्त व्यंजन है वो हमने इंग्लिश से रिलेट करके देख लिया, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं सेम उसी तरीके से हिंदी में कैसे लिखेंगे वो हमने इसके अंदर देख लिया। ठीक है, अब बात करें हम उच्छित व्यंजन, जिसे हम द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। मतलब कि यदि बात करें वर्ण, जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला में वर्णों के नीचे जो हमारा अनुस्वार बिंदु के साथ जो प्रयोग होते हैं व्यंजनों का, उन्हें क्या बोलते हैं? उच्छित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ठीक है, मतलब कि यदि बात करें इसमें जीभ पहले ऊपर उठती है, फिर जीभ मूर्धन्य उच्चारण पर आ जाती है। मतलब कि पहले ऊपर की तरफ उठेगी, फिर उसके बाद जैसे मूर्धन्य होता है ना, रोटेट होकर जीभ का, उसी तरीके से हमारा ये क्या कर जाएगी? रोटेट कर जाएगी। तो जीभ पहले ऊपर की तरफ उठती है, फिर जीभ मूर्धन्य उच्चारण पर आ जाती है। फिर दूसरी बात करें वर्णों में, वर्णमाला में वर्णों के नीचे अनुस्वार बिंदु के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश के जो वर्ण है उनमें इनका प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरी बात, स्टार्टिंग में ये कभी नहीं आते। ठीक है, वो चीज़, वो इसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे ही। ठीक है, यदि बात करें द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं हम उच्चित व्यंजन को ही। ठीक है, ताड़न जात व्यंजन के नाम से जानते हैं, और नव विकसित व्यंजन, ये तीनों ही नाम से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, यदि बात करें उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर की तरफ जाती है और फिर मूर्धन्य वाला पोर्शन ले लेती है। बात करें स्पर्श व्यंजनों में टे वर्ग के सारे जो डेड हैं तो वही डेड हैं, लेकिन बस इसके अंदर क्या आ जाएगी? इसके अंदर नीचे बिंदी और होगी। ठीक है, एक, बाकी सारे वो ये वही हैं जो हमारा टे वर्ग है, हमारा मूर्धन्य वर्ण है, उसके अंदर जो आते हैं वही सारे, बस बिंदी का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बात करें कोई नया शब्द, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो कोई नया शब्द शुरू नहीं होता इससे। बात करें इसमें जो हमारा स्वर रहित या फिर आधा नहीं हो सकता ये कभी भी। यदि बात करें ये कभी भी स्टार्टिंग में यूज नहीं होते। ठीक है, वो ये प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, इससे भी बहुत सारे जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। यदि बात करें हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमने उच्चित व्यंजन को ही डिटेल में देखा है। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। डेड है जो हमारा टे वर्ग है उसी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है एक्स्ट्रा, इसके अंदर हमारा उच्चित जो हमारा बिंदी है उसका फर्क है, इसे क्या बोलते हैं? उच्चित। ठीक है, न्यू विकसित भी इसे बोलते हैं और ताड़नजात भी इसे बोलते हैं। ठीक है, यदि बात करें स्पर्श व्यंजनों के जो टे वर्ग के डेड हैं, ठीक है, उनके अंदर बिंदी नहीं होती, तो व्यंजनों के नीचे ताड़नजात बिंदु लगा दो, बस हमारे क्या बन जाएंगे? जो ये नव विकसित हमारी ध्वनियां हैं ये बन जाएंगी, क्योंकि जो हमारा टे वर्ग है उसके अंदर जो डेड है होते हैं उसके नीचे बिंदी नहीं होती। जो ये ताड़नजात बिंदु है ये नहीं होता। और उच्चित व्यंजन को इसी वजह से क्या बोलते हैं? ताड़नजात व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा किस में नहीं होते? जैसे सड़क है, ठीक है, पढ़ाई है, तो इसके अंदर ये यूज हो गई क्योंकि ये स्टार्टिंग नहीं हो रही इसकी, इनसे डेड है। यदि स्टार्टिंग में होते तो ये कभी नहीं आते। ठीक है, तुर्की भाषा के शब्द हैं, इसी वजह से इन्हें तुर्की शब्द भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी देख लिया। तो ये हो गए हमारे उच्चित व्यंजन, या इन्हें बोलते हैं ताड़नजात व्यंजन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बात करें हम आगत व्यंजन, तो आगत व्यंजन जो हमारे जो फॉरेन लैंग्वेज है उनसे निकल के आए हैं। जैसे अरबी की बात करें, अरबी या फारसी भाषा के शब्द बोला जाता है इनका निर्माण, क्योंकि जो हमारी नुक्ता बिंदु है उनके लगाने से हुआ है। ठीक है, तो यदि बात करें इन्हें क्या बोलते हैं? हम इन्हें बोलते हैं हम जफर व्यंजन। ठीक है, या फिर ग्रहित व्यंजन, क्या बोलेंगे? हमारा ग्रहित व्यंजन। ठीक है, और कहाँ के वर्ड हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? हमारे अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, नुक्ता बिंदु लगाने, जैसे वहां पे ताड़नजात बिंदु लगाने से हुआ था उनका निर्माण, यहाँ पे नुक्ता बिंदु लगाने से इनका निर्माण होगा। यदि बात करें संख्या की, तो संख्या है 5, क ख ग ज फ, इन्हें बोलते हैं हम संघर्षी व्यंजन। ठीक है, यदि बात करें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा था इन 5 वर्गों के आगे नुक्ता चिन्ह लगाते ही यह अरबी और फारसी के हो जाएंगे। बात करें पंडित किशोरी दास वाजपेयी, हमारा जो प्राणाकर जी हैं या टंडन जी हैं, तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन को यह स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हैं पूरा पोर्शन ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा दिए गए थे। पांचों के पांचों जितने भी हमारे ये जफर व्यंजन या ग्रहित व्यंजन या फिर आगत व्यंजन है। ठीक है, तो ये देख सकते हो। ठीक है, यदि बात करें हम नेक्स्ट, तो आगत व्यंजनों में ही जो हमारा नुक्ता चिन्ह का प्रयोग है, उसमें नुक्ता चिन्ह का प्रयोग यदि नहीं करते हैं तो उसका अर्थ बिल्कुल अलग निकलेगा। मतलब कि अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। जैसे याद बात करें खुदा, तो खुदा का मतलब है खुदाई। खुदा का मतलब क्या है? खुदाई, क्योंकि हमने यहाँ पर नुक्ता का यूज नहीं किया। लेकिन जैसे ही नुक्ता का यूज करेंगे तुरंत ये हो जाएगा ईश्वर। ईश्वर, ठीक है, भगवान, क्योंकि ये यूज करते हैं ना फारसी अरबी वाले। ठीक है, जैसे जीना, तो जीना क्या हो गया? जिंदा। ठीक है, जैसे ही मैंने नुक्ता लगाया तो तुरंत जीना का मतलब हो जाएगा। हम भी यूज करते हैं, लेकिन हमें क्या पता कहाँ पे नुक्ता लगना है, बोलने में थोड़ी पता चलता है उस चीज़ का। तो ये क्या है? उच्चारण हम कर नहीं पाते हैं इनका। ठीक है, तो क्या होगा? जीना। तो जीना, जीना बोलते हैं ना, जीना, तो उसे बोले सीढ़ी। यदि जीना बोला जीना तो वो है जिंदा। ठीक है, तो ये देख सकते हो क्या है इनका डिफरेंस। ठीक है, तो आगत व्यंजन हमने देख लिया, नुक्ता चिन्ह का प्रयोग होता है इनके अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा वैदिक व्यंजन। ठीक है, तो वैदिक व्यंजन
या जिसे वैदिक व्यंजन को हम किस नाम से जानते हैं, लूठित रे के नाम से भी जानते हैं। तो किस नाम से, लूठित रे। ठीक है, यदि बात करें जो व्यंजन, ठीक है, जो व्यंजन वर्ण वेदों तक ही सीमित रह गए, आज इनका कहीं यूज नहीं होता, हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यदि बात करें हम, जो हमारा महाराष्ट्र है, हिंदी में तो इसका प्रयोग है नहीं, लेकिन आज भी जो हमारी मराठी भाषा है उसके अंदर इसका प्रयोग आज भी किया जाता है, किसका, लूठित रे का। ठीक है, संख्या कितनी है, बस एक ही है। ठीक है, तो क्या हो गया, लूठित रे देख लिया हमने, ये ऐसा बनता है। ठीक है, यदि बात करें, अब आते हैं वायु संवेग के आधार पर। तो वायु संवेग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब कि उच्चारण में मुख से जो वायु है वो कितनी निकलेगी, कम मात्रा में निकलेगी। ठीक है, तो इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। प्राण का मतलब क्या है, वायु। ठीक है, मतलब कि ये कौन कौन से होते हैं, तो पहला वर्ग, जैसे हमने पीछे वर्ग देखा था ना, तो हमारा पहला जो हमारे वर्टिकल एक्सिस थे, वर्टिकल एक्सिस थे ना, क ख ग घ और हमारा अंगा। ठीक है, तो क वर्ग में क्या आएंगे, क च ट त प। ठीक है, तो क वर्ग पूरा। फिर उसके बाद तीसरा वर्ग ग ज ड द ब। ठीक है, उसके बाद पांचवें में क्या आते हैं हमारे नासिक्य, मतलब कि हमारा क्या आएगा, अंगा इया ण न म, ये आ जाएंगे। ये क्या है, ये है अल्प प्राण। इनमें जो मुख से जो वायु निकलेगी वो कम निकलेगी। इसका मतलब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग हमारा अल्प प्राण के अंदर आता है। इसके अलावा यरलव जो हमारे अंतस्थ व्यंजन थे वो भी अल्प प्राण के अंदर आएंगे, या यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, तो कितने हुए टोटल, 1 3 5 वर्ग, और हर वर्ग के अंदर 5 हैं, तो 5 × 15, 15 प्लस अल्प प्राण 4, तो कितने होंगे, कुल कितनी होगी, कुल संख्या होगी अल्प प्राण की 19। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 19 हो गए हमारे अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या। फिर आते हैं हमारे महाप्राण पे। तो महाप्राण की यदि बात करें, तो महाप्राण क्या है, जिसके उच्चारण में मुख से वायु अधिक निकलती है। ठीक है, तो वायु अधिक निकलेगी, इसके केस में बोल भी सकते हो आप, जैसे बोला क ग और हमारा इया कम निकली, लेकिन जब बोलोगे क ख, मुंह के आगे हाथ लगा के देख लो, क बोलोगे एयर निकली नहीं, बहुत कम निकली। ख घ, ठीक है, इनके केस में क्या निकली, जो हमारी वायु है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है, तो उच्चारण में मुख से वायु अधिक निकलती है। ठीक है, कौन कौन से वर्ग आएंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर वर्ग आएंगे दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। दूसरे वर्ग में क्या आता है, ख हो गया, छ हो गया, ठ हो गया, थ हो गया और फ। ठीक है, जैसे चौथे की बात करें तो घ झ ढ ध भ। तो ये पूरा है वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं। हॉरिजॉन्टल में आएगा कचटतप। ठीक है, KTM 2, मतलब कि उसकी ट्रिक भी होती है। ठीक है, वो जो हमारे अल्प प्राण महाप्राण है, देख लो इसे, यहाँ पे अभी क्लियर कर लेते हैं इसे। ठीक है, जैसे हमने वो देखे थे ना अघोष वाले, चलो आगे आएगा ही वो तो। ठीक है, तभी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमने देखा महाप्राण। तो महाप्राण क्या है, महाप्राण है हमारे जिसमें उच्चारण में वायु अधिक निकलती है, दूसरा चौथा वर्ग होगा। इसके अलावा महाप्राण के अंदर काउंट करते हैं हम हमारे ऊष्म व्यंजन, स ख स ह। तो कितने हुए, एक तो दूसरा वर्ग था 5, चौथा वर्ग है 5 10 और 4 क्या हो जाएंगे 14। तो कुल कितने होते हैं महाप्राण, 14। उसके बाद बात करें तारत्व के आधार पर, तो तारत्व के आधार पर हमारे कितने हैं, 2 टाइप है, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। ठीक है, अघोष मतलब कि उच्चारण में मुख से कंपन नहीं होता है, अघोष के केस में, अघोष के केस में नहीं होता उच्चारण। बात करें हम इसके अंदर कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, मतलब कि क च ट त प, ख छ ठ थ फ, ये आएंगे हमारे, कितने हो गए 10। इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा 3 आएंगे हमारे इसके अंदर, स ख स। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल 13। तो कुल कितने होते हैं हमारे अघोष, 13। ठीक है, यदि बात करें सघोष, या इसे बात जानते हैं हम घोष के नाम से, क्योंकि इसके उच्चारण में क्या होगा, इसके उच्चारण में हमारा क्या होगा, कंपन होगा। तो उच्चारण में मुख से क्या होता है, कंपन होगा। यदि बात करें इसके अंदर कौन कौन से वर्ग आएंगे, तीसरा चौथा और पांचवा, मतलब कि क ग और हमारा इया, ये जो वर्टिकल हमारे जो वर्गीय व्यंजन है, ठीक है, वो इसके अंदर आएंगे। बात करें तो कितने हुए हमारे, तीसरा चौथा और पांचवा, 5 या 15, 15 तो ये हो गए। उसके अलावा यदि बात करें तो इसके अंदर यर अलव अंतस्थ व्यंजन आएंगे। तो कितने हुए, 5 5 10 5 15 4, कितने हुए 19, और एक आएगा हमारा ह। तो ह जो हमारा वहां पे महाप्राण था वो ह यहाँ यूज होगा। तो कितने हो गए टोटल, कुल व्यंजन हुए यहाँ पे 20। ठीक है, और जो हमारे सभी स्वर हैं 11 के 11, वो क्या होते हैं, वो भी हमारे घोष होते हैं, मतलब कि सघोष होते हैं। ठीक है, ये देख लिया हमने। अब आते हैं हम उच्चारण के, देखेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से मान सकते हो ये पूरी मूवी का क्लाइमैक्स है। इतना तो कोई पैट्रियोटिक मूवी लास्ट में मैसेज नहीं छोड़ती इतना डिटेल में, जितने डिटेल में ये एक पर्टिकुलर पेज है।
ठीक है, सब कुछ इसी पेज पर मेंशन है। यदि बात करें उच्चारण के आधार पर कितने टाइप होते हैं हमारे व्यंजनों के, तो हमारे व्यंजन के मेनली 5 टाइप होते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और हमारा ओष्ठ। ठीक है, मतलब कि कितने टाइप हुए हमारे, 5 टाइप उच्चारण के आधार पर। ठीक है, अब इसके अंदर भी यदि जैसा कि हमने अभी मेंशन किया है थोड़ी देर पहले ही, क्या होगा टोटल यदि बात करें वर्गीय व्यंजन, तो वर्गीय व्यंजन होते हैं हमारे 25, टोटल 25 कुल वर्गीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन 25। ठीक है, यदि पूछा जाए मूल वर्गीय व्यंजन, ठीक है, तो मूल वर्गीय व्यंजन होते हैं हमारे 16। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर लेंगे, हमारा क्या क्या एलिमिनेट हो गया। यदि इसके अंदर देखें हम, तो हमने जो पंचमाक्षर है हमारे नासिक के हैं वो हटा दिए, और क्या हटा दिया हमने, जो हमारा पे वर्ग, पूरा का पूरा पे वर्ग है हमारा, वो हटा दिया। ठीक है, तो क्या होगा, इसे क्या बोल देंगे हम, इन्हें बोल देंगे हम जो पे वर्ग है, और जो हमारा नासिक है इन्हें हटाने के बाद जो बचा वो ही है हमारा क्या, ये है हमारे मूल स्पर्शी व्यंजन, या किस नाम से जानते हैं हम इसे, मूल वर्गीय व्यंजन। ठीक है, ये हमने देख लिया है पीछे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपके। ठीक है, अब इसकी यदि ट्रिक की बात करें, तो ट्रिक जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं हमारी है, ये है कचट तप, कचट तप, इसी क्रम में ये याद रखना है, कचट तप। ठीक है, यदि बात करें इसके बोलने की ट्रिक, तो बोलने की ट्रिक भी हमें बिल्कुल इसी सेंस में हमें याद रखनी है। क्या होगी हमारी, देखो यदि इसकी ट्रिक बनाई हम कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ की, तो क से कंठ, टी से तालव्य, एम से मूर्धन्य, डी से दंत और ओ से ओष्ठ, तो क्या आ जाएगा हमारा पहला, यदि इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये होगा हमारा के से कंठ, टी से तालव्य, एम से मूर्धन्य, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, तो KTM 2 और कचट तप, कचट तप, KTM 2 कचट तप, KTM 2 कचट तप, बस इतना याद रखना है हमें। पूरा का पूरा ये जितना भी टेबल है ये सब याद हो जाएगा। बस सारी चीज़ें जो भी हमारे इसके अंदर मेंशन करनी है, इसके अंदर स्वर भी है, व्यंजन भी है, पूरी वर्ण तालिका का ये सार है, एक एक ही पेज। ठीक है, सब कुछ इसी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें हम कंठ है, तो कंठ का मतलब क्या होता है, मतलब यदि हमने कंठ बोला तो कंठ का मतलब क्या है। ठीक है, तो मतलब कि जिसपे इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, हमारा इम्पैक्ट पड़ता है मेनली हमारा कंठ पर। मतलब कि क्या थी ट्रिक, क्या है, KTM 2 कचट तप, KTM 2 कचट तप। ठीक है, तो कंठ की बात करें, कंठ में कौन कौन से व्यंजन आएंगे, क, ख, ग, घ और हमारा इया। ठीक है, इसके अलावा यदि स्वर की बात करें, तो स्वर कौन कौन से आएंगे, अ, आ, है व्यंजन और विसर्ग। जो विसर्ग है हमारा, दो होते हैं ना अयोग्य वाह, एक बताया था हमने अनुस्वार, एक होता था विसर्ग, अह वाला जो है, जो अतः में आएगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो है विसर्ग। तो विसर्ग भी हमारा कंठीय व्यंजन है। बात करें हम उच्चारण के स्थान पे तालव्य की, तो तालव्य के अंदर आएगा हमारा पूरा का पूरा च वर्ग, च, छ, ज, झ और इया। ठीक है, ऊपर क्या था, अंगा। ठीक है, तो इया आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं हम मूर्धन्य, तो इसके अंदर ही यदि हम तालव्य के अंदर ही देखें, तो इसकी ट्रिक है यज्ञ ईस, यज्ञ ईस। तो यज्ञ ईस की बात करें, तो यज्ञ ईस इसकी ट्रिक है ये से ये रे ले वे, ये वे क्या थे हमारे अर्ध स्वर व्यंजन, अर्ध स्वरीय व्यंजन, तो क्या है ये वाला आ जाएगा। ठीक है, यदि बात करें से, तो से सलजम वाला किसके अंदर आता है, ये भी तालव्य के अंदर देखा था ना हमने उसके अंदर, जो हमारा ऊष्म व्यंजन है उनके अंदर। ई, तो ई क्या थे, हमने ये ई भी कवर किया था किसके अंदर, जो हमने जब वो क्या थे, कहते क्या है वो स्वर। ठीक है, तो उसमें जो हमारा अग्र स्वर था उसके अंदर ई था। ठीक है, और जो संवर्त स्वर थे उसके अंदर भी ई काउंट होता था, तो ये क्या है तालव्य। उसके बाद मूर्धन्य की बात करें, तो मूर्धन्य के अंदर आएगा, मूर्धन्य का मतलब क्या है, जैसे तालव्य का मतलब क्या है, तालव्य का मतलब है तालु, मुंह के जो भीतर की छत का अगला भाग है उस पर टच होगी हमारी जीवा। लेकिन यदि बात करें हम मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में क्या होगा, भीतर की छत का अगले भाग पे टच होगी जीवा। ठीक है, यदि मूर्धन्य में बात करें, तो मूर्धन्य में आएगा हमारा टे वर्ग, टे, ठे, डे, ढे और णे। ठीक है, और यदि बात करें हमारे स्वर की, तो स्वर का ऋषि वाला पोर्शन पूरा आएगा, ऋषि ट्रिक याद रखो, ऋषि, तो रे से री, फिर रे और से षटकोण वाला से, ये आएगा मूर्धन्य के अंदर। फिर बात करें दंत, दंत का मतलब क्या, दंत का मतलब है दंत प्लस मसूड़ा, मतलब दंत मूल बोलते हैं इसे, वत्सर ये मेंशन होगा ऑप्शन में, या फिर दंत होगा। तो इसके अंदर आएगा पूरा का पूरा तय वर्ग, तय, थे, दे, धे, ने। ठीक है, उसके बाद यदि ओष्ठ की बात करें, तो यदि स्वर के अंदर देखेंगे, तो हमने ओष्ठ के अंदर क्या पढ़ा था, ऊ और बड़ा ऊ। ऐसे यहाँ ओष्ठ में पे, फे, बे, भे, में। ठीक है, ना तो बिना होठ को मिलाए, एक बार बोल के देखो यदि बोल पाओ, पे वर्ग पूरा का पे, फे, बे, बे, भे,
होठ नहीं मिलने चाहिए, उसके बिना होठ को मिलाए बोल के देखो, होठ का यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका ये है होठ मतलब ओष्ठ, तो ओष्ठ व्यंजन है हमारे प फ ब ब भ। यदि स्वर की बात करें ओष्ठ के अंदर ही तो आएगा उ उ। ठीक है, मतलब एक बार और देख लेते हैं, कंठ का मतलब क ख ग घ घ, और हमारा क्या आ जाएगा अंगा। ठीक है, अ आ ह और विसर्ग। ठीक है, ये भी होंगे हमारे कंठ के अंदर ही। बात करें तालव्य, तालव्य में आएगा च छ ज झ इया और यज्ञ ईस। क्या है ट्रिक इसकी, यज्ञ ईस, बस इतना देख लो, यज्ञ ईस। ठीक है, ये ई और हमारा से। ठीक है, सलजम वाला। मूर्धन्य में टे ठे डे डे ण और ऋषि री रे और से, षटकोण वाला। दंत की बात करें दंतव्य ते थे दे धे न, और इसके अलावा सरल, सरल याद रखना है, या सलरज। ठीक है, तो क्या आएगा से हमेरा कौन सा सपेरे वाला ले और जे। ओष्ठ की बात करें तो पे फे बे भे में ऊ और बड़ाऊ, ये किसके अंदर आएंगे ओष्ठ के अंदर। ये हमने किसके अंदर देखा था, हमने देखा था ये स्वर के अंदर। बात करें है बताया था मैंने क्या है हमारा स्वयंत्रमुखी, या तो बोलेंगे हम स्वयंत्रमुखी या फिर काकल्य। देख सकते हो ऊपर क्या बोलेंगे हमारा, या तो स्वयंत्रमुखी या फिर काकल्य। और ये है विसर्ग, देखा था ना अयोग्यवाह के अंदर, नपुंसक के अंदर दो थे हमारा, एक था हमारा अयोग्यवाह के अंदर ही हमारा पहला अनुस्वार दूसरा विसर्ग, तो विसर्ग के अंदर आता है ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी किसके अंदर आएगा हमारा विसर्ग, ये कंठे ध्वनि के अंदर आएगा। ये टेबल देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेबल, आधे से ज्यादा क्वेश्चन हमारे वर्ण तालिका के इस टेबल से ही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अल्पप्राण क्या है। ठीक है, जैसा कि आप अल्पप्राण देख सकते हो, ये अल्पप्राण वाला पोर्शन है, ये अल्पप्राण है पहला वर्ग, फिर तीसरा वर्ग अल्पप्राण है, और फिर हमारा पांचवा, बताए थे ना पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण है, ये रेले वे अल्पप्राण है। कितने थे 19 थे टोटल अल्पप्राण। ठीक है, अब बात करें महाप्राण, तो महाप्राण कितने थे हमारे, महाप्राण दूसरा वर्ग, ठीक है, और चौथा वर्ग। इसके अलावा सख सह तो कितने हुए, यदि बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण में पहले तो 5 ये हो गए, ठीक है 5 ये हो गए, कितने हुए 10। ठीक है, और 10 और सख सह 10 4 14। ठीक है, यदि महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में क्या थे, महाप्राण में देख लिया। ठीक है, अल्पप्राण की बात करें तो 5 ये हो गए, कचड़तप 5 ये हो गए, गज ड दब। ठीक है, उसके बाद 5 ये हो गए हमारे। ठीक है, तो अंगा इया ने पे। ठीक है, ये 5 ये हो गए, 15 ये हो गए, और ये रे ले वे कितने हो गए टोटल 19, हमने देख चुके हैं हम पीछे से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अल्पप्राण महाप्राण। अब देखते हैं हम सघोष अघोष। ठीक है, तो सघोष में क्या होगा, पहले अघोष देखते हैं। पहला और दूसरा वर्ग होता है अघोष, मतलब कि यदि पहले दूसरे की बात करें तो क्या आएगा, कै पूरा का पूरा वर्ग, खे पूरा का पूरा वर्ग, 10 हो गए। इसके अलावा अघोष के अंदर आता है हमारा स ख स, उसमें व्यंजन के 3 आते हैं, बस है नहीं आता, तो कितने हुए 10 और 3 13 हो गए हमारे अघोष। अब देखते हैं सघोष। ठीक है, तो सघोष के अंदर क्या आएगा, सघोष या घोष के नाम से जानते हैं। सघोष में दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग आता है सघोष के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सघोष है उसके अंदर क्या क्या काउंट होंगे, 5 तो ये घ वर्ग, 5 ये 10, भैया हमारा क्या आ जाएगा अंगा 5 ये, तो 15 तो ये हो गए। इसके अलावा है 16। ठीक है, और इसके अलावा यदि बात करें महाप्राण के अंदर ही, तो महाप्राण में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा जो महाप्राण है उसके अंदर है लगा लो, और है के अलावा ये रह ले, तो कितने हुए 5 ये और 15 ये, तो कितने हुए टोटल 20 होते हैं हमारे क्या घोष, या फिर हमारे क्या बोलते हैं सघोष। ठीक है, और जितने भी हमारे व्यंजन जो हमारे स्वर पढ़े थे हमने 11, वो सारे ही हमारे क्या होते हैं घोष ही होते हैं, मतलब कि संघोष होते हैं। ठीक है, तो स्वर भी काउंट कर लो, टोटल व्यंजन कितने होंगे, व्यंजन होंगे हमारे घोष 20 और 11 हो गए हमारे स्वर, स्वर भी उसके अंदर ही आते हैं पूरे पूरे। उच्चारण के स्थान पे 10 ही होते हैं स्वर के टाइप। ठीक है, वो 10 के 10 किसके अंदर आएंगे, हमारे घोष या फिर सघोष के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा टेबल अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट तो पीडीएफ हम कमेंट में पिन कर देंगे, यदि आप उस अपना मेल प्रोवाइड कर देते हो हमें। ठीक है, उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट उच्चारण के स्थान पर जैसे हमने देखा, तो मैंने ये बता दिया, एक और टर्मोलॉजी इसके अंदर रह गई च वर्ग, च छ जय जय, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसे बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। वैसे तो बोलते हैं पूरे टेबल सारे क्या है स्पर्श व्यंजन, लेकिन स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछा जाए तो च छ जय जय और हमारा क्या आ जाएगा इया, ये होते हैं हमारे स्पर्श संघर्ष, ये भी याद रखना है। और जैसा कि मैंने बताया ये जो लास्ट वाला टेबल है इसमें नाक का यूज होता है, तो इसका मतलब ये क्या है नासिक के वर्ण है या अनुनासिक, दोनों में से कुछ भी मेंशन हो सकता है। ठीक है, तो ये इस टेबल के अंदर ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद यदि बात करें निर्नासिक, तो बचे हुए जितने भी हैं वो क्या कहलाएंगे, इसके अलावा नासिक के अलावा जो भी बचा वो सारे निर्नासिक हैं। ठीक है, तो निर्नासिक भी क्लियर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम तालव्य। तो तालव्य के अंदर यदि बात करें च छ जय झ और इया,
ये क्या है, तालव्य भी है, ठीक है। और किसका पार्ट है ये हमारे किसके स्पर्श संघर्षी का ही पार्ट है, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। बात करें पंचमाक्षर, तो पंचमाक्षर मैंने अलग से निकाल लिया वो, ठीक है, वो पूरा का पूरा टेबल के अंदर से ये पंचमाक्षर था। पंचमाक्षर के अलावा जो बचे, पंचमाक्षर को बोलते हैं नासिकीय, अनुनासिक, इसके अलावा जितने भी बचे वो सारे क्या हैं, निर्नासिक हैं, ठीक है। यदि बात करें तालव्य, तो तालव्य वाली टेबल भी मैंने अलग निकाल के दिखा दी है। तो ये है च, छ, झ, झ और इया, ये 5 होंगे क्या, तालव्य। तो हमने क्या कर लिया, ये पूरा का पूरा जितना भी हमारा व्यंजन था वो पूरा डिटेल में कवर कर लिया। अब हमारी पूरी वर्ण तालिका जो हमारा वर्णमाला है वो हमने हिंदी का पूरा डिटेल में कवर किया है। चाहे किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी, यूपीपीसी, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरओ, एआरओ, जहां भी हमारा हिंदी है जो सिलेबस मेंशन है, सब कुछ हमने वर्ण तालिका वर्णमाला का कवर कर लिया थ्योरी के तौर पर। थ्योरी क्या, सारे क्वेश्चन ही हो गए, वरना देखना अब हम स्वर के जो व्यंजन स्वर पूरी वर्ण तालिका के लगभग 200 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारे कवर कराएंगे सब। आप यदि जिसने भी ये तीनों पार्ट देखे होंगे, बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन लगा देंगे, देखते ही क्वेश्चन लगेंगे सारे। वरना देखना अब नेक्स्ट पार्ट इसके क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, पूरा का पूरा जो हमारा व्यंजन था वो डिटेल में कवर कर लिया, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।